प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम प्रकाश के अन्य गुणों जैसे व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि व्यतिकरण जब समान आवृत्ति की दो तरंगें एक ही माध्यम में समान कला में संचरित होती हैं तो अध्यारोपण के पश्चात कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता घट जाती है। इसी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। जैसे आवृत्ति तरंग के चक्रों की संख्या होती है। इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक चक्रों की संख्या 1, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक चक्र है, इसलिए चक्रों की संख्या 1 है तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे एक तरंग ये इसका जो उच्चतम बिंदु होता है इसे आयाम कहते हैं। तो माना एक तरंग, इसका आयाम A1 है, एक अन्य तरंग इसका आयाम A2 है। दोनों की आवृत्ति, दोनों के चक्रों की संख्या, दोनों की आवृत्तियाँ कितनी है? समान है। अगर इन्हें अध्यारोपण करते हैं, अध्यारोपण का मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है। इन दोनों तरंगों को क्या करते हैं? अध्यारोपित करते हैं। अध्यारोपित का मतलब जैसे ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, प्लस प्लस वाला सिरा, माइनस माइनस वाला सिरा अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो अध्यारोपण के बाद तरंग इस तरीके से प्राप्त होती है। इस तरंग का आयाम, जैसे ये तरंग और ये तरंग दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर इसका आयाम A1 प्लस A2 हो जाएगा और इस तरंग का आयाम A1 प्लस A2 हो जाएगा। यहाँ पर दो तरंगें हैं, पहली तरंग का आयाम A1 है और दूसरी तरंग का आयाम A2 है। अगर हम इन दोनों को अध्यारोपित करते हैं मतलब जोड़ते हैं तो जोड़ने पर इनका आयाम, जैसे प्लस वाले को प्लस से जोड़ेंगे तो इधर वाला A1 और प्लस A2 कर A1 और A2 को जोड़ेंगे तो कितना? A1 प्लस A2, तो इसका आयाम कितना हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसी प्रकार अगर एक तरंग मानो इस तरीके से चलती है, इसका आयाम A1 है और दूसरी तरंग इस तरीके से चलती है, इसका आयाम A2 है, तो ये वाला सिरा प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये वाला प्लस का माइनस का है और ये वाला प्लस का हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर इसका आयाम थोड़ा इससे A1 और A2 दोनों क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। घटाने पर थोड़ा आयाम इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जैसे A1 माइनस A2। और हम जानते हैं कि प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो आयाम पर निर्भर करती है। जिसका आयाम अधिक होगा उसकी तीव्रता अधिक होगी, जिसका आयाम कम होगा उसकी तीव्रता कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब इस तरंग का आयाम अधिक है, अध्यारोपण के पश्चात या जोड़ने के पश्चात इसका आयाम कैसा? अधिक हो गया तो इसकी तीव्रता बढ़ जाएगी और इस तरंग का आयाम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घट गया है इसलिए इसकी तीव्रता कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसी आधार पर क्या होता है, जैसे कि जब हम दो तरंगों को क्या करते हैं? अध्यारोपित करते हैं तो अध्यारोपण के बाद कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी? घट जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। इसका एक उदाहरण, जैसे कि हम कपड़ों की दुकान पे जाते हैं तो अगर एक लाइट जलती है तो दुकानदार क्या करता है? एक से अधिक लाइटें जला देता है। जलाने पर क्या हो जाता है? वहाँ पे उसकी लाइट की चमक बढ़ जाती है या तीव्रता बढ़ जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है? जो प्रकाश की तरंगें होती है वो जुड़ जाती है। जुड़ने पर क्या हो जाता है? तीव्रता बढ़ जाती है। इसलिए प्रकाश की घटना क्या कहलाती है? व्यतिकरण। इसी प्रकार जैसे कि आमने सामने से दो अगर लाइटें आती हैं शाम के समय, कार, जैसे किसी कार की दो लाइटें जल रही हैं, एक सामने से कार आ रही है, एक दूसरी से, अगर हम क्या करते हैं? एक दूसरे के सामने आ जाते तो वहाँ पे क्या हो जाता है? बिल्कुल अंधेरा सा महसूस होता है। तो वहाँ पर हमें क्या होता है? दिखाई नहीं पड़ता है। जबकि वहाँ पे क्या है? प्रकाश की लाइट तो दो हो गई हैं लेकिन तीव्रता क्या हो गई? घट गई है। तो
इसी घटना को प्रकाश की तीव्रता बढ़ना और घटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। जहाँ पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है उसे क्या कहा जाता है, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण। और जहाँ पर तीव्रता क्या हो जाती है, घट जाती है, उसे क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण। अब इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को, व्यतिकरण को हम किरण मानकर नहीं समझ सकते हैं। इसी तरह की एक दूसरी घटना भी है, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, किसी प्रकाश की किरण को या किसी प्रकाश की तरंग को किसी छिद्र से या अवरोध से होकर गुजारते हैं तो वह क्या होती है, किनारों पर मुड़ जाती है। जैसे मान लिया ये स्रोत है प्रकाश, सूर्य, कुछ भी मान लिया, यहाँ पे क्या एक ये छिद्र, तो यहाँ से जब हम लाइट को लेके जाते हैं तो वह क्या होती है, इस तरीके किनारों पे मुड़ जाती है, इस तरीके से, यहाँ से निकलने के बाद इस तरीके से हो जाती, मुड़ जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहेंगे, विवर्तन कहते हैं। या फिर हम मान लो किसी अवरोध से होके गुजारे लाइट को, यहाँ पे ये क्या ले लिया, पर्दा ले लिया, तो यहाँ से तो लाइट इधर की ओर जाएगी इस तरीके से, लेकिन इस प्रकाश का कुछ भाग इधर की ओर मुड़ जाएगा किनारों पर, इस तरीके से। तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। मतलब जैसे जब हम क्या करते हैं, किसी प्रकाश को किसी छिद्र से या अवरोध से होकर गुजारते हैं तो प्रकाश का जो किनारों पर भाग होता है वो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। जैसे ये बाहर की ओर मुड़ गया और ये अंदर की ओर मुड़ गया, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। प्रकाश के विवर्तन के लिए सबसे अच्छा उदाहरण टॉर्च है। जब हम टॉर्च को जलाते हैं, तो इसकी लाइट इस तरीके से जाती है, ये किनारों पर क्या मुड़ती चली जाती है, तो यही घटना क्या है, प्रकाश का विवर्तन होती है। इसके बाद प्रकाश का ध्रुवण पढ़ेंगे। ध्रुवण जैसे कार के शीशे वगैरह, जैसे कार के शीशे और घरों की खिड़कियां वगैरह होती है, तो उसमें क्या होता है, केवल एक समय में हम एक ही तरफ से देख सकते हैं। जैसे अगर दिन का समय तो खिड़की के अंदर वाला व्यक्ति बाहर का तो देख लेता है, लेकिन बाहर वाला व्यक्ति क्या होता है, अंदर नहीं देख पाता। इसी तरीके से अगर रात में अंदर लाइट जल रही है, मान लो यहाँ पे क्या है, लाइट जल रही है घर के अंदर, और यहाँ पे कोई व्यक्ति बाहर से अगर देखता है, तो वो अंदर तो देख सकता है, लेकिन अंदर वाला व्यक्ति जैसे अगर बाहर अंधेरा है तो बाहर नहीं देख सकता है। तो क्या होता है कि एक बार में केवल एक ही तरफ का व्यक्ति देख सकता है। तो इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। अब यहाँ पे हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं, अपवर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं, व्यतिकरण के बारे में पढ़ चुके हैं, विवर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं और ध्रुवण के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रकाश के ये दो गुण किरण मानकर समझाए जा सकते हैं, लेकिन इन तीन गुणों को, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, इन तीनों को किरण मानकर नहीं समझाया जा सकता है। इन्हें किस तरीके से, तरंग मान के समझाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन गुणों के आधार पर ही प्रकाश की को दो भागों में विभाजित किया गया है। तो प्रकाश के गुणों के आधार पर प्रकाश की को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 किरण प्रकाश की, और नंबर 2 तरंग प्रकाश की। ये सेकंड फिजिक्स का हमारा पहला चैप्टर है और ये दूसरा चैप्टर है। तो किरण प्रकाश की क्या होती है, मतलब प्रकाश के वे गुण, या मतलब प्रकाश को अगर हम किरण मानकर अध्ययन करेंगे तो वो किसके अंतर्गत करेंगे, किरण प्रकाश की के अंतर्गत करेंगे, और तरंग मानकर उनके गुणों का अध्ययन करेंगे तो वो तरंग प्रकाश की। तो किरण प्रकाश की में पहला गुण तो परावर्तन ही आता, वो तो आप जानते ही हैं, अब पहले बता ही चुके हैं।
अपवर्तन इसके बारे में बता चुके हैं। अच्छा, अब इसके बाद परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम दर्पण को पढ़ते हैं। दर्पण क्या होता है? तो दर्पण कांच का एक पृष्ठ होता है जिसके एक तरफ पॉलिश होती है, और यह पृष्ठ समतल भी हो सकता है और इस तरीके से वक्रीय। वक्र भी हो सकता है। तो दर्पण क्या होता है? दर्पण कांच का एक ऐसा परावर्तक पृष्ठ होता है जिसके एक तरफ पॉलिश होती है और दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है। ये पॉलिशदार पृष्ठ हो जाएगा, पॉलिशदार पृष्ठ, और ये परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, अर्थात इससे टकराकर प्रकाश की किरण वापस लौट जाएगी। तो इनके आकार के आधार पर, इनके आधार पर समतल और वक्रीय, इनके आधार पर दर्पण को दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भाग, नंबर 1 समतल दर्पण और नंबर 2 गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ बिल्कुल प्लेन या समतल होता है तथा इसके एक पृष्ठ पर पॉलिश होती है, और ये पॉलिशदार पृष्ठ, और ये समतल पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। नंबर 2 गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसे किसी खोखले कांच के गोले से काटकर, जैसे मान लिया ये एक कांच का गोला है और ये अंदर से कैसा है? खोखला है। अगर हम इसे काट दें, मान लो यहाँ से इस तरीके से, तो इसका एक पृष्ठ ऐसा प्राप्त हो जाएगा। अब इस पृष्ठ पर पॉलिश, सिल्वर या लाल ऑक्साइड की क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। मान लो अगर हम इसके इस पृष्ठ पर पॉलिश करते हैं, या फिर इसके इस साइड से भी पॉलिश की जा सकती है इसे, तो इसमें क्या होगा? हमें दो पृष्ठ प्राप्त हो जाएंगे। एक ये वाला पृष्ठ पॉलिशदार पृष्ठ हो जाएगा और ये वाला पृष्ठ कैसा हो जाएगा? परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। तो इन पृष्ठों के आधार पर ही, इन परावर्तक पृष्ठों के आधार पर ही गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसके उठे हुए भाग पर पॉलिश होती है। ये उठा हुआ भाग हो गया, इस पर क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं, और इसके अंदर वाले भाग, ये दबे हुए भाग पर क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ। या जैसे कॉनकेव, केव में क्या होता है? गुफा होती है। तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो कहाँ पे होता है? गुफा की तरह होता है। इसके गुफा की मतलब इसमें अंदर की साइड होता है। इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो कैसा होता है? अंदर की ओर होता है। और दूसरा दर्पण अवतल दर्पण होता है, जैसे उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण, इसका जो उठा हुआ प्रतिबिंब है, ये उठा हुआ प्रतिबिंब, उठा हुआ पृष्ठ, उठा हुआ पृष्ठ, इस पे ये कैसा पृष्ठ है? परावर्तक पृष्ठ है। अगर उठा हुआ पृष्ठ परावर्तक होता तो उससे मान लो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। तो ये दर्पण कैसा हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। मतलब जिसके अंदर वाला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है तो वो कैसा हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। और जिसके उठा हुआ पृष्ठ, या मान लो उठा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ है, तो वो क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण
दर्पण से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में पढ़ेंगे या समझेंगे। जैसे ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो सबसे पहला पॉइंट इसका दर्पण का द्वारक। द्वारक द्वारक क्या होता है? जैसे मान लिया इस दर्पण का ये बाहरी बिंदु M1 M2, दर्पण के बाहरी बिंदुओं को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। M1 और M2 क्या कहलाएगा? इसका दर्पण का द्वारक कहलाएगा। दर्पण के बाहरी बिंदु इन M1 और M2 को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। दूसरा पॉइंट ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? इस परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु या द्वारक का क्या कहते हैं? मध्य बिंदु। द्वारक का जो मध्य बिंदु होता है इसे क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उसे क्या कहा जाता है? दर्पण का ध्रुव कहते हैं, P। तीसरा पॉइंट वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? मान लो ये दर्पण है, इस दर्पण को किसी खोखले गोले से काट कर बनाया गया होगा इस तरीके से। तो इस गोले का जो केंद्र होता है, जो कांच का खोखला जिस खोखले गोले से काट कर इस दर्पण को बनाया गया है, उस गोले का केंद्र, ये क्या कहलाएगा? दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे क्या करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? दर्पण को जिस खोखले गोले से काटकर बनाया गया उस खोखले गोले की ही त्रिज्या, या मान लो क्या C से P तक की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से भी प्रदर्शित करते हैं और स्मॉल r से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वक्रता त्रिज्या क्या है? CP। इसे क्या करते हैं? कैपिटल R या स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या क्या है? दर्पण के जिस खोखले गोले से काट कर बनाया गया उस गोले की ही त्रिज्या क्या कहलाएगी? इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अच्छा, इसके बाद एक क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है इसका। मुख्य अक्ष कौन सा होता है? मुख्य अक्ष। तो इस वक्रता केंद्र C और P इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा इस तरीके से, इस रेखा को ही क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष क्या होता है? वक्रता केंद्र C और P से होकर जाने वाली रेखा। C व P से होकर जाने वाली रेखा, जाने वाली रेखा, ये इसका क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। अच्छा, इसके अगला पॉइंट फोकस। फोकस क्या होता है? तो फोकस जैसे मान लिया ये दर्पण है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और ये इसका क्या चीज़ है? ध्रुव P है। तो ये इसका क्या चीज़ है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष, ये इसका वक्रता केंद्र। इस मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, ये मुख्य अक्ष और इस मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से टकराएगी। टकराने के बाद क्या होगा? नीचे की ओर मुड़ के आएगी इस तरीके से। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु को क्या कह देंगे? इसका फोकस कहते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर, या दर्पण के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु को ही क्या कहेंगे? इसका फोकस कहते हैं। इसे क्या करते हैं? कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से जैसे अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में इसका फोकस, जैसे मान लो ये इस तरीके से रेखा, ये इसका क्या हो जाएगा? ध्रुव P हो जाएगा। और ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा ये दर्पण से टकराएगी। टकराने के लिए जैसे इसके लिए मोड़ने के लिए रास्ता इधर मोड़ना कैसा हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। तो ये क्या करेगी? ऊपर की ओर मुड़ जाएगी इस तरीके से।
तो इस अब ये वाली किरण क्या करेगी, इसका वक्रता केंद्र तो सी इधर की ओर होगा, क्योंकि ये वाला गोला अगर हम पूरा करेंगे तो इस दिशा में होगा, ये वाला सी इधर होगा, तो इसका फोकस भी क्या होगा, यहीं कहीं पे होगा इसका फोकस भी। तो अगर हम क्या करेंगे, इस किरण को ऊपर की ओर से नीचे को डॉट डॉट में से इस तरीके से लेते हैं, आवाज़ करते हैं कि मतलब ये क्या होगा, इधर से होके जाएगा, तो ये इसका क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, फोकस की अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है या काटती है वास्तव में, तो उस बिंदु को क्या कह देते हैं, इसका फोकस कहते हैं। अच्छा, इसका अगला पॉइंट क्या चीज़ है, फोकस दूरी। फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस से ध्रुव तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। इसी तरीके से इस दर्पण की भी जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। दर्पण के फोकस और दर्पण के ध्रुव पी, इन दोनों के बीच की जो दूरी हो वो क्या कहलाएगी, इसकी फोकस दूरी कहलाती है। और इसे क्या करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब हम दर्पण से संबंधित किरण आरेख पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख, ये इसका क्या है, अवतल दर्पण है। ये ध्रुव पी, इधर फोकस एफ हो जाएगा, वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छा, तो किरण आरेख खींचने से पहले 2-3 किरणें या 2-3 बातें पता होनी चाहिए। नंबर 1, समांतर जाने वाली किरण। मान लो ये क्या है, समांतर जाने वाली किरण, ये दर्पण से क्या होती है, टकराती है। और ये क्या चीज़ है, इसका केंद्र सी है। हम जानते हैं कि जैसे कि अगर मान लो ये क्या है, एक वृत्त है और ये इसका केंद्र क्या है, सी है, तो सी से यहाँ से ये सब क्या हो जाएंगे, इसकी त्रिज्या हो जाएंगी। और इनसे अगर हम क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो ये क्या करती है, एक लंब की तरह काम करती है। ये क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे मान लिया ये पृष्ठ हो गया, ये एक गोलीय पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ हो गया, ये सी है। यहाँ से अगर हम ये रेखा खींचते हैं और यहाँ से अगर ये देखी जाए स्पर्श रेखा, तो ये क्या करेगी, एक लंब की तरह कार्य करेगी। और यहाँ से अगर हम किरण को क्या करते हैं, लेके जाते हैं इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, एक अभिलंब हो जाएगा, अभिलंब। और ये क्या हो जाएगा, एक आपतित किरण हो जाएगी। और ये फिर कोण क्या हो जाएगा, आपतन कोणाई हो जाएगा। अच्छा, अब जितने कोण से ये वाली किरण इधर आई है, उतने कोण से क्या होगी, नीचे को जाएगी इस तरीके से। तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और ये कहाँ से निकल के जाएगी, फोकस से निकल के जाती है। तो यानी कि जैसे कि समांतर जाने वाली किरण क्या होगी, इसके फोकस से निकल के जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा, इस किरण को हम अगर सी से लेके जाते हैं, सी से, तो इस तरीके से जाएगी, ये इस तरीके से सी से जैसी जाएगी वैसी क्या हो जाएगी, वापस लौट के आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन में अगर कोई किरण क्या होती है, सीधी लंबवत आती है। जैसे मान लो ये आएगी लंब पे, तो वापस भी क्या होगी, उसी रास्ते पे जाएगी। तो इसलिए जैसी किरण जाएगी ये वैसी क्या हो जाएगी, ये वापस आ जाती है। तो दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये पता होना चाहिए। अगर मतलब जैसे कि हम कोई किरण सी से खींचेंगे, वक्रता केंद्र सी से, तो जो जैसी जाएगी वैसी क्या हो जाएगी, वापस आ जाती है। और तीसरा पॉइंट, अगर हम क्या करते हैं, इसके फोकस एफ से खींचते हैं, फोकस एफ से खींचते हैं, मान लो किरण ये एफ, इस तरह एफ से खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष की समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है इस तरीके। अगर हम क्या करते हैं, कोई किरण एफ से लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष की समांतर हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, पी एफ और सी, अगर हम इससे एफ से लेके गए तो ये समांतर हो जाएगी। और चौथा पॉइंट, अगर हम कोई भी किरण इसके पी ध्रुव यानी कि ध्रुव से लेके जाते हैं यहाँ से, तो जितने कोण पे ये वाली किरण आएगी, ये वाली आई, उतने ही कोण पर हम क्या करते हैं, इसे वापस लेके जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर ये अवलंब देखा जाए तो ये वाला कोण आई हो जाएगा, ये आर, और ये वाला सी से पी को मिलाएंगे तो एक प्रकार की त्रिज्या, एक प्रकार का क्या हो जाएगा, अवलंब हो जाएगा।
तो ये आई और आर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए ये वाली जितने कोण पे हम लाएंगे उतने ही कोण पे क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। मतलब अगर कोई किरण समांतर लेके जाएंगे तो वो हमें किससे निकालनी पड़ेगी, इसके फोकस से निकालनी पड़ेगी, दर्पण का जो फोकस होगा उससे निकालेंगे। और कोई किरण अगर हम क्या करते हैं, वक्रता केंद्र सी से लेके जाएंगे तो वापस क्या करेंगे, उसी पर वापस लेके आएंगे। और तीसरा पॉइंट, अगर हम क्या करेंगे, इसके वक्र फोकस से निकालते हैं तो उससे हम क्या करेंगे, समांतर कर देंगे। और पी से निकालेंगे तो जितने कोण पे हम इस किरण को लाएंगे उतने कोण पे क्या करेंगे, वापस लेके जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, अगर कोई वस्तु क्या होती है, अनंत पर स्थित होती है, तो उसके लिए दोनों किरणें या दो किरणें हमें क्या करना पड़ता है, समांतर लानी पड़ती हैं इस तरीके से। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ये इसका फोकस है F, ये C, ये अनंत पे मान लिया तो यहाँ से एक किरण लेके जाएंगे और एक किरण इस तरीके से यहाँ से लेके जाएंगे। तो अनंत से जाने वाली किरण दोनों क्या करेंगे, समांतर जाने वाली किरण इसके फोकस से निकल के जाएगी। तो यहाँ पे ये दोनों किरणें क्या करेंगे, काटेंगे। अच्छा, एक क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वास्तविक होता है, वास्तविक, और दूसरा क्या होता है, आभासी होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे दर्पण से टकराने के बाद अगर किरणें क्या करती है, वास्तव में मिलती है, अपने आप ही काट जाती हैं, काट जाती है, तो उस प्रण को हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे दोनों किरणें क्या दर्पण से टकराई और टकराने के बाद अपने आप ही काट गई, तो इन किरणों को हम क्या कहेंगे, बस इन किरणों के द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। और आभासी कैसा होता है, जब दो किरणें क्या करें, आपस में ना काटें बल्कि काटती हुई प्रतीत हों, तो उन किरणों को हम क्या कहेंगे, जैसे इस तरीके से। अब ये अगर आगे की ओर बढ़ाएंगे तो नहीं काटेंगे, अगर हम इन्हें पीछे की ओर बढ़ाएंगे, जबकि पीछे की ओर क्या है, पॉलिश है, तो इन किरणों को इधर पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ना कि मिल नहीं रही है। तो इसलिए इनके इसका प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक हमेशा कैसा होता है, उल्टा बनता है। वास्तविक होगा उल्टा होगा, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। वास्तविक हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, और कैसा है, बिल्कुल बिंदु समान होगा, बिंदु समान। अच्छा, इसके बाद अगर हम किरण को क्या करते हैं, वस्तु को सी के पीछे रखते हैं, वक्रता केंद्र सी के पीछे रखे, जैसे मान लो ये तो हो जाएगा क्या, एफ, और ये सी, और ये पी। यहाँ पे कोई वस्तु ए बी को रखते हैं मुख्य अक्ष के ऊपर, ठीक है। एक किरण तो हमें क्या करना है, हर किसी चित्र में एक किरण तो क्या करेंगे, समांतर लेके जाएंगे, वो इसके फोकस से निकालेंगे। अब दूसरी किरण चाहे हम क्या करें, सी से निकाल सकते हैं, चाहे एफ से निकाल लें या पी से निकाल लें। जैसे मान लो अगर हम क्या करेंगे, सी से लेके जाएंगे तो ये क्या करेगी, वैसी वापस आ जाएगी, और यहाँ पे हम अविलंब डाल देंगे तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बन जाएगा। अगर हम इसी किरण को क्या करते, सी से ना निकाल के एफ से निकालते, तो ये वाली किरण क्या करती, इस तरीके से जाती, यहाँ पे इस तरीके से, और टकराने के बाद कैसे होती है, मुख्य अक्ष के समांतर। तब भी इस किरण को, ये परावर्तित किरण है, इसे क्या कर रही है, यहीं पे काट रही है, तब भी इसका प्रतिबिंब यहीं पे बनता। और अगर ये वाली किरण हम क्या करते, पी से निकालते इस तरीके से यहाँ से, तो ये वाला जितना कोण है उतने कोण से यहाँ से लेके आएंगे, तब भी ये वाली किरण क्या होती, यहीं पे काटती। तो हम यहाँ पे जैसे कि एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर लेके जानी है, और दूसरी किरण चाहे हम सी से निकाल लें, चाहे एफ से निकाल दें, चाहे पी से निकाल लें। तो इसके बाद अगला पॉइंट, इसके द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो कैसा हो जाएगा, वास्तविक होगा, क्योंकि किरणें अपने आप ही काट रही हैं, वास्तविक होगा। और वास्तविक हमेशा कैसा होगा, देखो जैसे कि बस ऊपर की ओर इस तरीके से, तो इसका प्रतिबिंब नीचे की ओर हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और कैसा, वस्तु बड़ी है प्रतिबिंब छोटी है, तो वस्तु से छोटा होगा, और कहाँ पे होगा, सी और एफ के बीच में होगा, यानी वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच में होगा। अच्छा, इसका अगर हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, इसके वक्रता केंद्र सी पर रखते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखते हैं, सी पर रखें, तो क्या होगा,
ये इसका क्या हो जाएगा, ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र सी। और यहाँ पे कोई वस्तु ए बी को रखते हैं यहाँ, तो ये वाली किरण तो समांतर लेके जाएंगे और समांतर वाली किरण इसके फोकस से। अच्छा, दूसरी किरण, तो दूसरी किरण सी से तो नहीं खींच सकते हैं, लेकिन अगर चाहे तो हम किससे, एफ से भी खींच सकते हो और पी से भी खींच सकते हैं, कहीं से भी खींच लें। तो अगर हम क्या करते हैं, इसे एफ से खींचते हैं, तो एफ वाली किरण क्या होगी, जो फोकस से जाएगी इसके, वो इसके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और उसका प्रतिबिंब क्या होगा, बिल्कुल वस्तु के ठीक नीचे बनेगा आके, ए डैश बी डैश। तो अगर वस्तु को हम क्या करते हैं, वक्रता केंद्र सी पर रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, मतलब वास्तविक होगा और उल्टा होगा और वस्तु के समान, वस्तु के समान होगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान, तथा कहाँ पर बनेगा, सी के नीचे, वक्रता केंद्र के नीचे बनेगा। अच्छा, इसके बाद अगला, अगर हम वस्तु को क्या करते हैं, सी और एफ के बीच में रखते हैं, तो हमें कैसे किरण खींचने पड़ेंगे, एक किरण क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे, वो क्या करेंगे, इसके फोकस से निकल के आ जाएगी, और दूसरी किरण को चाहे हम क्या करें, एफ से निकाल दें और चाहे किससे निकाल लें, पी से निकाल लें, इस तरीके से। कहाँ पे वस्तु है, सी और एफ के बीच, तो ये तो हो गया एफ और ये क्या हो जाएगा, सी, और यहाँ पे किसी वस्तु को रखा, तो एक किरण तो समांतर जाएगी और ये वाली कहाँ से निकल आएगी, इसके फोकस से। और दूसरी किरण हम क्या करें, एफ से निकाल दें, यहाँ पे एफ से, तो ये वाली किरण क्या करेगी, समांतर हो जाएगी इस तरीके से। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, जाके वक्रता केंद्र सी के पीछे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। अच्छा, इसका अगला पॉइंट क्या है, अगर हम वस्तु को कहाँ पे रखें, फोकस पर रख दें, जैसे धीरे धीरे एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे, सबसे पहले कहाँ पे थी, अनंत पे थी, उसके बाद क्या था, वक्रता केंद्र सी के पीछे आई, फिर वक्रता केंद्र पे आई, अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आ गई, अब फोकस पे रखेंगे और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या करेंगे, एफ और पी के बीच में रखेंगे, यानी वक्रता वो फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच में रखेंगे। इसके बाद क्या, जब हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को इसके फोकस पर रखते हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो ए बी क्या है, एक वस्तु है, ये किरण क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे और समांतर वाली क्या हो जाएगी, इसकी फोकस से निकाल देंगे यहाँ पे इस तरीके से। अच्छा, दूसरी किरण को चाहे तो हम क्या करें, इसके सी से निकाल दें यहाँ से, और या फिर क्या करें, इसके पी से निकाल दें, तो ये वाली किरण तो इस तरीके से लेके आएंगे। अब जितने कोण पर आई ये वाली किरण, उतने कोण पे क्या करेंगे, हम इसे इधर की ओर लेके जाएं, तो ये वाली किरण क्या होगी, बिल्कुल समांतर जाएंगी, दोनों किरणें कहीं पे मिलेंगे ही नहीं। तो अभी तक तो इनका प्रतिबिंब क्या इतना बड़ा बन चुका है, अगर हम इन्हें और पीछे बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, और बड़ा होता चला जाएगा। तो अगर हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को इसके फोकस पर रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बहुत बड़ा होता है, वस्तु से बहुत बड़ा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से कैसा होगा, बहुत बड़ा। जैसे कि अगर हमने वस्तु को कहाँ पे रखा था, अनंत पे रखा था, तो इसका प्रतिबिंब क्या था, फोकस पर प्राप्त हो रहा था। अगर हम वस्तु को क्या करते हैं, फोकस पर रखेंगे, इस फोकस पर रखेंगे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त होगा, अंत पे प्राप्त होगा। इसी तरीके से जब हमने वस्तु को सी पे रखा था, तो इससे ठीक नीचे प्राप्त हो रहा था। जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जाते, वैसे प्रतिबिंब क्या होता है, पीछे की ओर हटता जाता है। अच्छा, इसका अगला क्या है, जब हम वस्तु को क्या करते हैं, इसके ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव पी और फोकस एफ के बीच में रखते हैं वस्तु को, तो एक किरण तो क्या करें, हम इसके समांतर लेके जाएंगे, अब वो किरण क्या होगी, यहाँ तक जाएगी इस तरीके से। फिर इसके आगे क्या करें, मान लो ये डॉट डॉट इस तरीके से फोकस से ही निकल के जाएगी लेकिन। और दूसरी किरण को चाहे हम क्या करें, यहाँ से पी से निकाल दें, चाहे इसके सी से निकाल दो, चाहे एफ से निकाल दें, तो क्या करते हैं, पी से निकालते हैं इसे, तो इस तरीके से जाएगी ये वाली किरण। जितना कोण यहाँ पे आई उतना ही कोण क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे। अब ये वाली किरणें आगे तो कैसे भी नहीं मिल सकती हैं, क्या मिल ही नहीं सकती, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या हो, बढ़ती चली जा रही। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अगर हम इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये मिल सकती हैं।
तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं इस तरीके से। ऐसा हमें क्या हो रहा है, आभास हो रहा है, इसलिए इनके द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये प्रतिबिंब आभासी हो जाएगा। ए डैश और बी डैश कैसा हो जाएगा, प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। अच्छा, इसके बाद उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, उत्तल दर्पण में केवल एक या दो ही प्रतिबिंब बनते हैं इस तरीके से। जैसे मान लो एक किरण, अगर हम क्या करते हैं, वस्तु को इस तरीके से रखते हैं, कहाँ पे, अनंत पर, तो किरणें हमें कैसी समांतर लेके जाएंगे और ये समांतर वाली किरणें क्या होंगी, ऊपर की ओर चली जाएंगी। लेकिन जब हम इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये कहाँ पे आएंगी, मिलेंगी फोकस पे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा के, इसका फोकस पे, यहाँ पे। ऐसा हमें क्या हो रहा है, आभास हो रहा है, क्योंकि इधर तो पॉलिश है तो पीछे का दिखाई तो पड़ेगा नहीं, लेकिन महसूस होता है कि पीछे की ओर मिलेंगी, तो इसलिए इसका प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। आभासी है, सीधा है, आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, आभासी सीधा, और कैसा है, बिंदु समान है या बहुत ही छोटा है। अच्छा, एक और इसके लिए केवल यहाँ पे इस तरीके से, अगर हम बस को क्या करते हैं, दर्पण के सामने कहीं पे भी रख दें, यहाँ पे ए बी, क्या एक बस को रख दिया दर्पण के सामने, ये इसका क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, सी। एफ और सी के बीच की दूरी हमेशा कैसी होती है, बराबर होती है। तो एक किरण हम क्या करेंगे, इसके समांतर लेके जाएंगे, वो ऊपर की ओर लेके जाएंगे, लेकिन जब इसे पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से निकल के जाएगी, इसके फोकस एफ से जाएगी। और दूसरी किरण को हम क्या करें, सीधे वक्रता के सी पे लेके जाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ तक जाएगी, टकरा के वापस आ जाएगी, और ये वाली किरण ऊपर की ओर चली गई, तो ऐसा हो जाए, ऐसी जाएगी ये। लेकिन हमें ये महसूस हो रहा है कि अगर हम इन किरणों को पीछे की ओर मिलाएंगे तो ये मिल सकती हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ए डैश बी डैश, यहाँ से इस तरीके से। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनते हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ज़्यादातर वास्तविक बनते हैं। वास्तविक, केवल एक ही स्थिति ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। वो कौन सी है, जब हम बस को क्या करते हैं, पी और एफ के बीच में रखते हैं। जब बस को पी और एफ के बीच में रखता है, केवल तभी उसी स्थिति में हमें बस का प्रतिबिंब कैसा मिलता है, आभासी मिलता है, और कैसा मिलता है, सीधा और वस्तु से बड़ा। बाकी सभी स्थितियों में प्रतिबिंब कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं अवतल दर्पण में, और छोटे भी बनते हैं, बड़े भी बनते हैं। अच्छा, इसके बाद उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो हमेशा कैसे बनते हैं, आभासी बनते हैं, और हमेशा कैसे बनते हैं, वस्तु से छोटे बनते हैं। और दूसरी बात, ये कहाँ पे बनते हैं, एफ और पी के बीच में, एफ पर बनेगा या एफ से पहले, मतलब एफ और पी के बीच में बनेगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम दर्पण के लिए आर और एम में संबंध, मतलब वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध के बारे में पढ़ेंगे।